वंदे मातरम साथियों, कई बार किसी कार्मिक की सेवा में रहते हुए अचानक अगर किसी भी कारण से मृत्यु हो जाती है तो उसके सगे संबंधियों और अन्य जो भी है उन लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और अगर कोई कार्मिक सेवा में रहते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है तो अगर वो शिक्षा विभाग में है या किसी भी विभाग में है तो उनके मृत्यु के बाद में क्या क्या कार्रवाई की जानी चाहिए और डीडीओ स्तर पर कौन कौन से या स्कूल स्तर पर कौन कौन से काम करने पड़ते हैं, संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। कई बार ऐसा होता है कि कुछ साथियों ने मुझे पूछा भी है कि किसी कार्मिक की अगर सेवा में डेथ हो जाए तो पेंशन के लिए क्या करना पड़ेगा, SIPF या GPF SI के क्लेम के लिए क्या करना पड़ेगा, किस लेवल से होगा, एम्प्लॉय लेवल से होगा, नॉमिनी से होगा, क्या होगा। तो आज बात करेंगे, संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। तो मान लो कार्मिक कोई शिक्षा विभाग का है, उसकी अगर मृत्यु हो जाती है सेवा में रहते हुए, तो सबसे पहला काम तो है कि कार्मिक के परिवार से मृत्यु प्रमाण पत्र है वो प्राप्त करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी सेवा समाप्ति वगैरह आदेश वगैरह जो जारी करना पड़ेगा वो मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर ही होगा। तो पहला काम है मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करना। उसके बाद में मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद में जो भी DDO लेवल पे है वो अपने स्कूल के या कार्यालय के लेटर पैड से नियुक्ति अधिकारी को लेटर लिखेंगे, जिसमें कार्मिक की मृत्यु का मेंशन करते हुए मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे और उनकी सेवा समाप्ति के आदेश जारी करवाने का अनुरोध करेंगे। और इसी के बाद में नियुक्ति अधिकारी है, अगर मान लो शिक्षा विभाग की बात करें तो जैसे थर्ड ग्रेड टीचर है तो जिला शिक्षा अधिकारी, वरिष्ठ अध्यापक है तो ज्वाइंट डायरेक्टर, और अगर व्याख्याता या अन्य पोस्ट पे है तो डायरेक्टर महोदय वो सेवा समाप्ति का आदेश जारी करेंगे। सेवा समाप्ति का आदेश जारी करने के बाद में अभी जैसे साला दर्पण शिक्षा विभाग की बात करें तो सारा काम साला दर्पण पे होता है, तो साला दर्पण से उनको कार्य मुक्त किया जाएगा, यानी एक तरह से रिलीविंग किया जाएगा, और जिसमें कारण है वो डेथ के कारण। तो उसके लिए जो भी आदेश सेवा समाप्ति आदेश के क्रमांक की आवश्यकता पड़ेगी, मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो सारे आपके पहले से होंगे। तो ये तीसरा काम होगा कि साला दर्पण से उनका डेथ का कारण चयन करने के बाद कार्य मुक्त करना। उसके बाद अब जो सबसे बड़ी सुविधा कह सकते हैं या एक तरह से राहत है राज्य कर्मचारियों के लिए कि अगर कार्मिक की डेथ हो जाती है सेवा में तो उनके परिवारजनों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है। उसी के कारण लिए कार्मिक के घर पे रजिस्टर्ड डाक द्वारा या पहले डाक के द्वारा दिया जाता था, आजकल तो फ़ोन है, तो कार्मिक के परिवार को सूचित किया जाना चाहिए कि आपके जो भी अनुकंपा नियुक्ति के पात्र है वो 90 दिन के भीतर है वो आवेदन करें। कोशिश करें कि महीना भर या 15-20 दिन के बाद ही आवेदन कर लें। मान लो 10-15 दिन तक जो भी घर में शोक के बाद में जब भी ऐसा हो, भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन ऐसी अगर कंडीशन हो जाए तो परिवार के सदस्यों में जो भी आपसी सहमति से अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन करना है। अब अनुकंपा नियुक्ति के लिए पहले तो जो भी ऑफलाइन आवेदन था जिसमें स्टाम्प पेपर वगैरह घर के सभी सदस्यों की सहमति के आधार पर किसी एक के लिए अप्लाई किया जाता था, लेकिन अब है वो नॉमिनी जो है उनके SSO ID से ही अनुकंपा नियुक्ति के लिए प्रोसेस वो शुरू है। एक और अपडेट इस बारे में आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले ही एक आदेश भी जारी हुआ था जिसमें काफ़ी राहत दी गई है अनुकंपा नियुक्ति के बारे में कि अगर मान लो कोई कर्मचारी है, मान लो पुरुष कर्मचारी, उसकी पत्नी जिंदा नहीं है और उसके बच्चे हैं वो नाबालिग है, तो ऐसी स्थिति में जब तक बच्चे बालिग हो जाते हैं तब तक 18 साल तक वेट करना पड़ता है, नहीं तो वेट कर सकते हैं। लेकिन पहले जो था कि 90 दिन के भीतर आवेदन करना होता था, चाहे नाबालिग हुए या कुछ भी है, तो अब उसमें भी काफ़ी राहत मिली है। तो वो भी मैं अगर अगले वीडियो में हुआ तो मैं अलग से आदेश पूरा वो डिटेल में बता दूंगा क्या आदेश था। तो चौथा काम ये है कि जो भी कर्मचारी है जिनकी डेथ हो जाती है उनके परिवार वालों को अनुकंपा नियुक्ति के बारे में जानकारी देना कि आप अपने स्तर पे अप्लाई कर लें, और अब जो भी लेटेस्ट अपडेट जो भी प्रोसेस होगा उसके हिसाब से अपडेट करना है। अगला काम है SI और GPF का क्लेम। अब जो भी कर्मचारी है उनके SI की कटौती भी हो रही होगी, अगर रेगुलर कर्मचारी है तो GPF का भी भुगतान हो रहा होगा। तो अब जो कार्मिक है उनकी जैसे ID तो एक तरह से बंद होगी, तो उनका जो भी भुगतान होगा SI और GPF का वो भुगतान है वो DDO लेवल से होगा। तो SIPF में जब DDO लॉगिन में जाते हैं तो वहाँ किसी भी कर्मचारी के आप SI और GPF का क्लेम कर सकते हैं, उसमें डेथ रीजन है वो सेलेक्ट करके कर सकते हैं। तो DDO लॉगिन से SIPF पोर्टल पे राज्य कर्मचारी या राज्य बीमा यानी SI और GPF का डेथ क्लेम है ऑनलाइन सबमिट करना पड़ेगा। उसके लिए आवश्यक दस्तावेज जैसे कर्मचारी की मृत्यु प्रमाण पत्र है, सेवा समाप्ति आदेश है, वो सारे आपको संलग्न करने पड़ेंगे। अगर कोई कमेंट करेंगे या आप चाहेंगे तो मैं अलग से उस संबंध में वीडियो बना दूंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो वो सारा करने के बाद में प्रकरण है ऑनलाइन SIPF भेजा जाएगा। और इसमें एक बात ये जरूर ध्यान रखनी है कि जो भी क्लेम होगा
उसका भुगतान होगा वो नॉमिनी को होगा, क्योंकि कर्मचारी का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होने के बाद में उनको बैंक खाते में ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में उनका जो भी भुगतान वगैरह होगा, या मान लो उनकी बकाया सैलरी है तो वो भी नॉमिनी के खाते में जाएगी। मैंने एक वीडियो में पूरा प्रोसेस बताया हुआ है कि FMS 3.0 पे किसी कर्मचारी की डेथ होने के बाद उसका जो बकाया सैलरी है, मान लो किसी कर्मचारी की 15 या 20 तारीख को डेथ होगी और उस महीने के वेतन बकाया है, तो डेथ सर्टिफिकेट जाने होने के बाद में या उनका डेथ अपडेट करने के बाद में उनका जो भी बकाया भुगतान होगा 15 या 20 दिन का सैलरी का, वो उनके नॉमिनी में खाते में जाएगा। तो नॉमिनी की डिटेल्स है वो SIPF पोर्टल पे और SIPF पोर्टल के साथ साथ FMS 3.0 पे अपडेट करनी जरूरी होगी। तो SIPF और GPF का क्लेम करने से पहले DDO लॉगिन से नॉमिनी की बैंक डिटेल्स से वो अपडेट करना जरूरी है, तभी जो भी पेमेंट होगा वो नॉमिनी के खाते में आ जाएगा। तो ये भी काम हो गया कि DDO लॉगिन से SIPF और GPF का ऑनलाइन क्लेम दावा प्रस्तुत करना, डेथ क्लेम प्रस्तुत करना, और उससे पहले कार्मिक के जो भी नॉमिनी है उनकी बैंक डिटेल्स है वो FMS 3.0 और SIPF पे अपलोड करना, ताकि जो भी पेमेंट है उनके खाते में आए। अगला है कि अगर मान लो NPS कार्मिक है तो NPS की राशि का जो भी डेथ क्लेम है वो भी निर्धारित पत्र भर करके SIPF ऑफिस में जमा करवाना। हालांकि पुराने साथी थे वो NPS में, अब सारे राजस्थान के लोग हैं वो OPS में आ गए, लेकिन NPS का अगर पेमेंट वगैरह है तो ये प्रोसेस होगा। इसके बाद में कई कर्मचारियों की सैलरी की कटौती होती है, और ख़ास करके 2 तरह की सैलरी कटौती हो सकती है। एक तो पर्सनल जमा कराते हैं, एक सैलरी सेविंग, यानी जो सैलरी सेविंग जो LIC होती है, यानी वेतन से जो LIC की कटौती होती है। तो उसके संबंध में वेतन से जो LIC की कटौती होती है वो मृतक LIC क्लेम का आवेदन भरवा करके, LIC का क्लेम है अजमेर कार्यालय जो भी सैलरी शाखा है वहाँ भिजवाना सुनिश्चित करें, क्योंकि उनको भुगतान है वो वहाँ से होगा। बाकी नॉर्मल LIC है तो जो भी LIC एजेंट है उनसे मिल करके मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके उनका जो भी पेमेंट है वो भी नॉमिनी को मिल जाएगा। तो ये हो गया LIC के संबंध में। अगर मान लो किसी कार्मिक की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, मृत्यु में भी कई कारण हो सकते हैं, बीमारी से हो, किसी दुर्घटना से हो, तो दुर्घटना के लिए समूह दुर्घटना बीमा आपको पता है अप्रैल माह में सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य रूप से कटौती होती है, जिसमें अगर मान लो आप कुछ नहीं करवाते तो 5 लाख का है। इसके अलावा अगर 700 रुपये अगर आप जो भी इंश्योरेंस करवाते हैं 700 रुपये तो आपको 10 लाख, 1400 रुपये 20 लाख, और अगर 2100 रुपये आप कटवाते हैं अप्रैल माह की सैलरी में इसमें समूह दुर्घटना में, तो आपको 30 लाख का जो इंश्योरेंस है। तो अगर ऐसी स्थिति है, दुर्घटना में मृत्यु है, तो उसका प्रमाण पत्र, FIR और जो भी निर्धारित डॉक्यूमेंट्स है वो सारे आपको संलग्न करके SIPF ऑफिस में संपर्क करके वहाँ से समूह दुर्घटना बीमा का जो भी क्लेम है वो नॉमिनी को दिलवाना। इसमें भी आप सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी कर्मचारी की मृत्यु होने पे उसके जो भी स्टाफ वगैरह हैं उनका बहुत बड़ा दायित्व होता है कि वो उनकी इस दुखद घड़ी में सहायता करे। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट काम है। उसके बाद पारिवारिक पेंशन और ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए निर्धारित जो पेंशन कुलक है, अब जैसे इसमें भी ये जो मैंने अभी जो आपको बता रहा हूँ ये थोड़ा सा पुराना है, नए प्रोसेस में थोड़ा सा अलग है। तो जो पेंशन कुलक और सभी दस्तावेज वगैरह है वो ऑफलाइन पहले CBO के माध्यम से पेंशन विभाग को भेजे जाते थे। अब इसमें भी काफ़ी हद तक ऑनलाइन प्रोसेस चल रहा है, कुछ प्रोसेस हो चुका है। अब जैसे पेंशन जो पेंशन या एक तरह से कह सकते हैं फैमिली पेंशन का मामला भी थोड़ा सा अदर-जुल में है। बाकी जो अनुकंपा नियुक्ति है वो ऑनलाइन हो चुकी है। इसके अलावा दूसरे जो भी SI GPF के है वो DDO लेवल से भी हो रहे हैं। अब पारिवारिक पेंशन और ग्रेच्युटी का जो मामला है वो अभी तक ऑफलाइन है, तो इसमें समय समय पर बदलाव हो सकते हैं। हो सकता है कि आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय प्रोसेस ये है, जब आप वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है इसका भी अपडेट आ जाए और ऑनलाइन प्रोसेस हो जाए। तो जो भी हो आप लेटेस्ट जो भी तरीका है उसको आपको पालना करनी है। इसके अलावा अगर मान लो शिक्षा विभाग का कार्मिक है, क्योंकि ये सभी कर्मचारियों के लिए लगभग कॉमन है, शिक्षा विभाग का कर्मचारी है तो उनके लिए हितकारी निधि की कटौती भी है वो दिसंबर माह में होती है। तो उसके लिए भी हितकारी निधि में भी जो सहायता होती है, शिक्षण हितकारी निधि और शिक्षण कल्याण कोष में जो भी सहायता मिलती है उसके लिए भी जो भी आवेदन है वो आप ऑफलाइन आवेदन भर करके निदेशालय में भेजना पड़ेगा। मैंने पिछले एक वीडियो में बताया भी था किस तरीके से हितकारी निधि का जो भी बेनिफिट मिलता है उसका आवेदन किस तरीके से होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा होंगे, और उसका सारा प्रकरण बना करके जो भी आपके नियुक्ति अधिकारी है उनसे संपर्क करके या उनके थ्रू फॉरवर्ड करके आपको निदेशालय भिजवाना पड़ता है। तो उनके बाद में जो भी हितकारी निधि का जो भी पेमेंट वगैरह होगा, आर्थिक सहायता होगी, वो नॉमिनी को मिल जाएगी। तो हितकारी निधि का भी इसमें अच्छा रोल है, तो ये भी एक आर्थिक सहायता है। इसके अलावा
पीपीओ जारी होने के बाद में जो हेड है जिसमें बकाया पीएल, मान लो 300 पीएल का जो भी होता है, उसमें से उस कर्मचारी की मृत्यु के समय जितने भी पीएल होती है उनका भी भुगतान है वो पे मैनेजर पे बिल बना करके, ये पे मैनेजर है, ये पहले था। अब जैसे लेटेस्ट जो आदेश है उसमें अभी आ गया है कि 300 पीएल का जो भी बिल है वो IFMS 3.0 से होगा। तो ये भी एक लेटेस्ट अपडेट है। मैंने कुछ दिन पहले वीडियो में डिटेल में बताया था कि जो लीव इनकेसमेंट है और लीव इनकेसमेंट एरियर, यानी 300 पीएल सेवानिवृत्ति पे जो भी पीएल मिलती है उसका और उसके एरियर का भुगतान है अब IFMS 3.0 पे होगा। उसका प्रोसेस भी लगभग शुरू हो चुका है, क्योंकि 20 तारीख से ये शुरू हो चुका है। तो ये भी काम ज़रूरी है, क्योंकि जो भी पीएल जमा होगी उनका है वो पेमेंट भुगतान होगा। इसके बाद अगर कार्मिक की मृत्यु के बाद उसका कोई भी भुगतान बकाया है, जैसे मैंने कहा कि कोई सैलरी अगर मान लो बकाया है तो वो उसके नॉमिनी को किया जाएगा, क्योंकि कार्मिक के जो भी बैंक डिटेल्स वगैरह है वो बैंक का एक तरह से अकाउंट बंद हो जाएगा, तो नॉमिनी को किया जाएगा। इसके लिए पे मैनेजर पे, अब जैसे पहले पे मैनेजर था, अब IFMS 3.0 पे नॉमिनी को ऐड करना है, नॉमिनी की डिटेल्स अपडेट करनी है, बैंक से वेरीफाई करनी है और ट्रेजरी से बैंक डिटेल्स वेरीफाई होगी। और वेरीफाई होने के बाद में आप जो भी बिल बनाएंगे वो पे टू नॉमिनी है वो होगा, और उसका मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, वो आप देख सकते हैं अगर ऐसी आवश्यकता हो तो उसका पेमेंट है वो नॉमिनी को होगा अगर सैलरी वगैरह कोई बकाया तो ये इम्पोर्टेंट जो काम है वो DDO लेवल से कर सकते हैं या आप एज ए स्टाफ सहयोगी कर सकते हैं। और मृतक कार्मिकों के आश्रितों को यथाशीघ्र राहत प्रदान करना हम सबका कर्तव्य है और अपनी ड्यूटी भी है कि अपने साथ में रहने वाले किसी कार्मिक के साथ में अगर ऐसी कोई बात हो जाती है तो उनके परिवार वालों की यथासंभव सहायता करें। तो ये इम्पोर्टेंट बातें थी। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात कि अगर कार्मिक की मृत्यु जिस दिन होती है वो है कार्य दिवस माना जाता है, तो मृत्यु प्रमाण पत्र में जो भी अंकित मृत्यु की दिनांक होती है उस तारीख तक का भी वेतन मिलेगा। मान लो किसी कर्मचारी की मृत्यु 5 तारीख को होती है तो 5 तारीख की सैलरी उनको मिलेगी 1 से 5 की, और 6 तारीख से उनको पारिवारिक पेंशन स्वीकृत होगी। इस तरीके से अगर मान लो कोई कर्मचारी है वो सेवानिवृत्त हो रहा है तो जिस दिन सेवानिवृत्त हो रहा है, चाहे 30 तारीख 31 तारीख, वो उनकी अंतिम सेवा दिवस माना जाएगा। लेकिन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में थोड़ा सा अलग मामला है। मैं आपको बता दूं कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति अगर कोई व्यक्ति ले रहा है, मान लो जैसे 5 जुलाई 2025 से, मान लो जैसे अभी आने वाले दिनों में कोई कर्मचारी 5 जुलाई से अगर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आवेदन किया है, उसका आवेदन स्वीकार हो गया है, सेवानिवृत्ति आदेश जारी हो चुका है, तो उनकी जो भी वेतन है वो 4 तारीख तक ही बनेगा, क्योंकि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति में 5 तारीख है वो सेवा में काउंट नहीं होगी। उनकी सेवा सत्यापन है वो भी 4 तारीख तक ही होगा, 5 को नहीं होगा। ये विशेष इंपॉर्टेंट बात है। जबकि मृत्यु के मामले में जिस दिन कार्मिक की मृत्यु हो जाती है वो कार्मिक का कार्य दिवस माना जाता है, तो उस दिन की भी सैलरी दी जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसके अलावा SIPF और SI और GPF का जो भी प्रकरण है DDO लेवल से किस तरीके से भेजेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। जानकारी अच्छी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक ऐसे साथियों के साथ में जरूर शेयर करें जिनके परिवार में किसी भी कर्मचारी की दुर्घटना या किसी भी कारण से अगर मृत्यु हो जाती है सेवा में रहते हुए, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहायता मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।